सब्सक्राइब करें ऐसे समाचार को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिलती रहे हर अपडेट। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो एक ऐसे सफर पर आपको लिए चलते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएं कि भारत किन परिस्थितियों से शुरू हुआ और आज कहां आकर रुक गया है, और फिर आने वाले वक्त में भारत को कौन सा रास्ता चुनना होगा। क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौर में बिजली की खपत कम हो गई, पेट्रोल डीजल की खपत कम हो गई, इकोनॉमी ढहढहा कर गिर गई। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि 80 के दशक में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उन्होंने 5 डे वीक किया था। क्या सोचकर किया था? उनका मानना था कि अगर 5 डे वीक करेंगे तो जो सरकारी दफ्तरों में बिजली की खपत होती है, जो तमाम बाबू गाड़ियों में घूमते हैं और जो पेट्रोल डीजल की खपत होती है, कुछ बचेगा। यानी उस वक्त सेव करने की जरूरत थी, उस वक्त बचत की जरूरत थी। लेकिन उसके बाद भारत ने जिस अर्थव्यवस्था को अपनाया, उस अर्थव्यवस्था में खर्च करने की जरूरत थी। और पूंजी लगाइए और खर्च कीजिए, इकोनॉमी और तेज से चलेगी, और चलते चलते धीरे धीरे हम लोग एक बाजार में आकर खड़े हो गए। लेकिन लॉकडाउन ने पहली बार एक ऐसी तस्वीर देश के सामने ला दी है जहां हमें समझना होगा अब कि आखिर सरकार जनता की जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ क्यों देती है, जनता की जरूरतों पर ध्यान क्यों नहीं देती है, और हमेशा वो बाजार के नियम के हिसाब से ही अपने मुनाफे को बनाने में क्यों लग जाती है। दुनिया के बाजार में पेट्रोल डीजल सस्ता है, भारत में यह महंगा बिकेगा और महंगा बिकेगा। लॉकडाउन के वक्त में शराब की दुकानें खुली, कुछ कमाई हो जाए, सरकार ने टैक्स और लगा दिया। यानी जो भी जरूरत का सामान जनता के साथ जुड़ेगा, उस पर हम और ज्यादा कमाई के रास्ते निकालेंगे। तो आपके जहन में एक सवाल होगा, सबसे ज्यादा जरूरत तो राशन की है, गेहूं और चावल की कीमत क्यों नहीं बढ़ती है इस देश में? इसलिए नहीं बढ़ती है क्योंकि वह टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ी हुई है, वह उस मार्केट से नहीं जुड़ी हुई है जहां पर उसकी कीमत तय हो, वह किसानों से जुड़ी हुई है। और भारत जैसा देश जहां पे 25 करोड़ किसान मजदूर हैं, अगर चावल और गेहूं और दाल और सब्जियों की कीमत बढ़ने लगेगी इस देश के भीतर में, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उसका लाभ किसानों को मिलेगा, और देश के भीतर में एक परचेजिंग पावर की एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें सरकार के सामने एक संकट होगा कि उसकी हथेली में पूरी मार्केट इकोनॉमी समा नहीं पाएगी। किसान खुद तय करेगा क्या कीमत देनी है, सरकार को यह बर्दाश्त नहीं है। तो इस तरीके का कैपिटलिज्म, इस थ्योरी के साथ मार्केट इकोनॉमी को डेवलप किया गया, जिसमें पैसा खर्च जो करेगा वो सबसे रईस होगा। पैसा खर्च करने के साथ ही इकोनॉमी अपने आप को डेवलप करेगी। और यही वो स्थिति धीरे धीरे आती चली गई कि लॉकडाउन में जब 40-45 दिन पूरा देश ठहर गया तो सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। अगर उसके पास पूंजी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, पैसा रोटेशन में नहीं आएगा, तो फिर सत्ता सरकारें कैसे चलेंगी? अब अगर ध्यान दीजिए तो भारत की पहचान बचत के तौर पर रही। भारत के लोग पैसे को बचाते थे। गुल्लक, 1 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 1 रुपया, उसमें डाल डाल के जमा बच्चे करते थे। स्कूलों में संचायिका चलती थी, संचायिका बैंक नाम से चलता था। लेकिन सब कुछ 91 में हमारी उदारवादी नीतियों ने, आर्थिक नीतियों ने चीजों को बदल दिया। लेकिन आज इस बात का जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि इतना बड़ा समुद्र बेरोजगारों का जो सामने खड़ा होगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो देश के भीतर में है, वो अगर ठप पड़ी होगी, उसकी चिमनियों से धुआं नहीं निकल रहा होगा। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच भारत के बैंक अगर कर्ज लगातार देते जा रहे हैं, पैसा लौट के नहीं आ रहा है, तो फिर उसके अपने एसेट्स बेचने की स्थिति में वो आ जाएंगी। तो जरा कल्पना कीजिए और उस सफर पर चलने की शुरुआत कीजिए और सोचिए, जब भारत को आजादी मिली थी तब कौन सी नीतियां अपनाई गई थी, और धीरे धीरे भारत को किस रूप में लाकर खड़ा किया गया, और किस रूप में भारत के सामने मौजूदा संकट यह है कि सत्ता और सरकार कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती है। तो चलिए आज इस सफर पे आपको लिए चलते हैं, क्योंकि इस सफर के बड़े महत्व हैं। 1947 में आजादी के बाद भारत के पास सिर्फ इंडस्ट्री के नाम पर 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, वह भी ब्रिटिशर्स ने अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए खोली थी।
और उस वक्त नेशनल गवर्नमेंट के सामने जो नेहरू थे, उनकी अगुवाई कर रहे थे, उनके सामने संकट था कि भारत को डेवलप कैसे किया जाए। और आपको जानकर हैरत होगी कि पहली मीटिंग में इस बात का जिक्र हुआ कि दुनिया से जितना भी सामान भारत में आयात किया जाता है, कम से कम भारत को क्या इंडस्ट्रियल तौर पर इस रूप में खड़ा कर सकते हैं कि दुनिया के बाजार से आने वाला सामान भारत में ही बनने लगे। 1948 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन जो पास किया गया, उसके बेसिक मंत्र यही था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी आयात किए जाने वाले उत्पाद और माल के विकल्प के तौर पर भारत अपने आप को खड़ा करे और अपने तरीके से लेकर आए। और 1950 में इसीलिए प्लानिंग कमीशन बना, और प्लानिंग कमीशन के साथ साथ इस बात का जिक्र किया गया, जो 5 ईयर प्लान बना रहा था, उसने जब पहला 5 ईयर प्लान 1956 से 60 तक के लिए बनाया, तो उसमें एक बेसिक चीज थी, नेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिक्र उसमें था। उसी नेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसी से निकल कर आया था कि प्राइवेट सेक्टर की यूनिट्स होनी चाहिए। और उस वक्त के जो आईसीएस थे, उस वक्त के आईसीएस बड़े प्रसिद्ध थे, जिन्हें फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग माना जाता है, वी कृष्णमूर्ति। आईसीएस यानी उस समय, अभी मौजूदा वक्त में आईएएस होता है, उस समय आईसीएस हुआ करता था, जो कि इंडियन सिविल सर्वेंट के तौर पर जिनकी पहचान थी। इनको डैन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट माना जाता था, कृष्णमूर्ति साहब को। इन्होंने एक रचना की कि भारत अपने तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेगा। और आपको जानकर हैरत होगी, आज जिस सफर पे हम आपको ले जाना चाह रहे हैं कि 1950 से लेकर या 1948 से ही भारत में जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, उसमें ब्रेक आकर लगी थी 91 में पहली बार। और 91 के बाद से जो ब्रेक लगी, उसमें कुछ यूनिट्स हर सरकार ने खड़ी की, लेकिन ब्रेक का मतलब यह था कि वो मार्केट के अनुकूल जब चीजें हो गई, तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट शब्द आ गया। डिसइन्वेस्टमेंट का था कि किस तरीके से घाटे की कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को दे देना है। 91 के इस प्रोसेस को जब हम मौजूदा वक्त में देखते हैं, तो अब घाटे का मसला नहीं है, अब है कि हमें किसी भी रूप में पैसा चाहिए। और पैसा चाहने के लिए हम जो प्रॉफिट की कंपनी है, उसको भी हम प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं और उसके एसेट को कौड़ियों के मोल में एक लिहाज से ट्रांसफर कर दे रहे हैं। मौजूदा वक्त में सरकारों ने हर जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ा है, आज उसका इतिहास हम आपके सामने रखना चाहते हैं। क्योंकि जब हम आपको बतलाएंगे कि कितना डिसइन्वेस्टमेंट किस रूप में किया गया, और जो देश की संपत्ति, खनिज संपदा, यहां के खून पसीने की कमाई से जो पब्लिक सेक्टर खड़ा हुआ, उसको कौड़ियों के मोल डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, और सरकार ने कहा कि इकोनॉमी चाहिए, मजबूत करनी है, यही तरीका है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बर्बाद हो रहे हैं, और उसको किस रूप में ट्रांसफर किया जाने लगा, जो अभी भी जारी है। लॉकडाउन के बाद स्थिति में आप क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर को सब दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर की स्थिति बच नहीं पा रही है कि वो खरीदेगी, तब आप क्या करेंगे? आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। मौजूदा वक्त की सरकार को समझना होगा कि पब्लिक सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, उस पब्लिक सेक्टर में होने वाले प्रोडक्शन से आम लोगों को कैसे जोड़ा जाए, जो रोजगार भी होगा और लोगों के मनी पावर और उनके कैपेसिटी को खरीदने की कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। इस सफर पर चलें। इसके समानांतर एक दूसरी चीज भी जान लीजिए। जब हम मौजूदा वक्त का आपसे जिक्र कर रहे हैं, तो यह आपको जानना होगा कि मौजूदा वक्त में कितनी बड़ी तादाद में पब्लिक सेक्टर है, और उस पब्लिक सेक्टर की कीमत क्या है देश के सामने में, और उसको जब सेल किया जाता है तो इसके मतलब मायने क्या होते हैं। इस मौजूदा वक्त में पब्लिक सेक्टर से सरकार को मिलता है, मोदी सरकार को मौजूदा वक्त में जो डिविडेंड एंड प्रॉफिट है, वह तकरीबन 1,55,395 करोड़। सरकार कहती है कि इस पब्लिक सेक्टर पे हमको जो लगाना पड़ता है, मान लीजिए 2021 का ही डाटा लीजिएगा, तो उनका कहना है कि हमारा खर्च होगा लगभग 1,82,000 करोड़ रुपए। तो हमको माइनस में जा रहे हैं, ओवरऑल देख रहे हैं तो 26,605 करोड़ के घाटे में जा रहे हैं। अब सवाल है, कोई पब्लिक सेक्टर एक तो है नहीं, यहां तो बड़ी तादाद है, सैकड़ों पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, और उसमें काम करने वाले जो परमानेंट मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, और अलग अलग तरीके से पदों को पाए हुए लोग हैं, उनकी तादाद 11,30,840 है।
लेकिन हम लोग जो सेल कर रहे हैं कंपनियों को मौजूदा वक्त में, वह प्रॉफिट वालों को कर रहे हैं, क्योंकि घाटे का सौदा तो प्राइवेट सेक्टर भी नहीं चाहेगा। जो प्रॉफिट में हम उसी को सेल कर रहे हैं। हम कुछ नाम ले लेते हैं शुरुआत में, जिससे आपके सामने एक तस्वीर और साफ होगी कि जैसे एलआईसी में जनता का पैसा है, उसके भी स्टेक्स सरकार बेचने को तैयार है। आईडीबीआई बैंक, इसके भी स्टेक्स सरकार बेचने को तैयार है। भारत पेट्रोलियम, इसको भी सरकार प्राइवेट सेक्टर को बेचना चाहती है, जो कि प्रॉफिट दे रही है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह भी प्रॉफिट दे रही है। कॉन्कर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह भी प्रॉफिट। हम इसको सेल करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। हम किसी तरह की कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, तो हम प्राइवेट सेक्टर को उसको दे रहे हैं। क्या लॉकडाउन के बाद निकलने की स्थिति में प्राइवेट सेक्टर से निकलने वाला माल अगर बाजार में बिकने की स्थिति में और लोग खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे, तो इन कंपनियों को कौन खरीदेगा? और खास तौर से भारत पेट्रोलियम तो अच्छा खासा मुनाफा दे रहा है, तो उसको आप जब बेचेंगे, और जब दुनिया के बाजार में तेल की कीमत क्या है यह हम आप जान रहे हैं, और किस तरीके से दिवालिया हो रही है कंपनियां जो ऑयल कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई है, यह भी हर कोई जान रहा है। तो होगा क्या और हुआ क्या है? अब फिर लौट चलिए अतीत में, तब हम इस पे आएंगे कि मौजूदा वक्त का सरकार को जिम्मेदारी क्यों लेनी होगी। मौजूदा वक्त से हटकर जब आप इससे अतीत में चले जाएंगे, तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, 1956 से 60 के बीच में पहला प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट निकल कर आई, उसने कहा कि हमको एक बचत की संस्कृति को भी डेवलप करना है, और हमें इस देश में मिक्स्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है, और उसमें हमको पीएसयू को बढ़ाना है। उसके जरिए इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसके जरिए इकोनॉमी बढ़ेगी, इनकम लोगों की बढ़ेगी। यही सोच रखी गई थी। और इसमें एक बदलाव यह आया था कि जो प्राइवेट सेक्टर को वही देंगे जो यूनिट सिक हो जाएगी, अन्यथा नहीं देंगे। मौजूदा वक्त में कैसे चीजें बदल गई, यह भी बतलाएंगे आपको। इंदिरा गांधी ने हालांकि नेशनलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया था, कि उन्होंने जिम्मेदारी अपने माथे ली। जिस समय बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। अभी प्राइवेट सेक्टर की दिशा में स्थिति सरकार बढ़ा चुकी है। लेकिन बहरहाल, अब आप सोचिए कि जो पहली प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद इस देश में 5 साल के भीतर में क्या क्या हो गया। कमोवेश हर क्षेत्र में इंडस्ट्री लग गई। आप सोचेंगे कौन सी इंडस्ट्री लग गई? पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर जो बैठक हुई, उसके तुरंत बाद कोलकाता में हेडक्वार्टर के साथ बिजली को लेकर दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाई गई। आईटीआई लिमिटेड बनाया गया, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद नेपा उस वक्त में बनी थी, जो मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स से जुड़ी हुई थी। और ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी भी उस समय बना दी गई थी। उसके बाद देखिए एक लंबी फेरिस्त है, जो सिर्फ इस 5 साल के दौर को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स, जो फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम, जी जो बिकने जा रहा है वह भी उसी समय बना था, 1952 में। हिंदुस्तान शिपयार्ड, इसको भी सरकार बेचने की स्थिति में आ गई। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह सब 55 से 60 के बीच में बना है। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसबीआई, यह भी 1956 में बना है। एनएमडीसी, जो कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, यह 1958 में बना था। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यह भी 56 में बना था। नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड 57 में बना था। रांची में उसका हेडक्वार्टर है। एचईसी, जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, उसको तो दिवालिया कर दिया गया, खोखला कर दिया गया, वह भी 1958 में बना था। 1960 में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग बनाई थी। और नेहरू के काल में आखिरी जब आइएगा 1964 में, जब उनकी डेथ से ठीक पहले इस देश में बीएचईएल भी क्रिएट किया गया था 1964 में। और यह एक लंबा सफर है भारत का। उस सफर में दुनिया भर की कंपनियां इस देश में खड़ी हुई। सरकार अपने आप को वेलफेयर स्टेट मानती थी, जनता के लिए उसे काम करना यह सोचती थी, और जनता के लिए ही पूंजी उसके खाते में आ रही है या उसके खजाने में आ रही है जिसको उसे खर्च करना है, यह वो सोचती थी। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा ध्येय था, इनकम बढ़ जाए ये उसके बाद का ध्येय था। और इन्हीं सब प्रोसेस के बीच में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर आपके जहन में आए कि मौजूदा वक्त में ऐसा क्या हो गया है कमाल, जो हम लोग इतने चिंतित हैं, कमाल नहीं हुआ है।
इसलिए बड़ी त्रासदी हो गई है कि हमने सोचा है कि अब हम कुछ नहीं चलाएंगे, हम कंपनियों को सेल करेंगे। इसमें एक चीज और दिमाग में रखिए, जैसे विक्रमादित्य की जो अदालत थी या अकबर का जो दरबार था, उसमें नवरत्न हुआ करते थे। इस नवरत्न को चुराया गया था इसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए, जो सरकार के मातहत और देश के मातहत चलने वाली इंडस्ट्री है। उसी में 1997 में नवरत्न बनाया गया, इसमें 9 PSUs को रखा गया था। लेकिन उसके बाद चीजें और डेवलप हुई, भारत की इकोनॉमी डेवलप हुई, तो 2010 में महारत्न बनाया गया। और मौजूदा वक्त की स्थिति ऐसी है कि महारत्न है, नवरत्न है, मिनी रत्न है, और मिनी रत्न में एक और कैटेगरी है, और सबकी एक अपनी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। लेकिन जब लॉकडाउन के बाद निकलेंगे तो क्या हमें सारी चीजें सेल कर देनी है या हमें चीजें बचा कर रखनी है? हम इस बात का जिक्र सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं, जो कि डराने वाली सिचुएशन इसलिए है क्योंकि जो डिसइन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में हम लेके आ रहे हैं, सरकार के पास डाटा था कि 2020-21 में हम लोग 2 लाख करोड़ से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट से कमा लेंगे। बेचेंगे किसे? LIC के स्टेक बेचेंगे, IDBI के स्टेक बेचेंगे, भारत पेट्रोलियम को बेचेंगे, एयर इंडिया को बेचेंगे, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेचेंगे, कॉन्कोर को भेजेंगे। और जब हमने इसके भीतर घुसे तो हमें पता चला कि आखिर ये जो तमाम कंपनियां हैं, जैसे BPCL है, भारत पेट्रोलियम है, ये कितना मुनाफा कमाती है, और ये मुनाफा लगभग 7,132 करोड़ रुपए का इसका पिछले साल का मुनाफा है। अब आप सोचिए, जो 7,000 करोड़ रुपए मुनाफा कमाती है, डिविडेंड सरकार को देती है, उसको आप सेल कर देंगे तो कोई भी ले लेगा, और औने पौने दाम में लेकर उसके बाद तो उसको कुछ करना नहीं है। 7,000 करोड़ तो आपको पहले दिन से आने शुरू हो जाएंगे, पहले साल से, तो क्या दिक्कत है? लेकिन आप बेच क्यों रहे हैं? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 253 करोड़ रुपए यह प्रॉफिट कमाती है। इसकी नेट प्रॉफिट, या हम जो प्रॉफिट बतला रहे हैं उसमें टैक्स फैक्स देने के बाद की स्थिति है। कॉन्कर जो है, कॉन्कर की सिचुएशन देखिए, उसकी स्थिति आज की तारीख में तकरीबन वो सरकार को जो है 520 करोड़ का डिविडेंड देती है, और उसकी कमाई जो लगातार है वो 1,215 करोड़ रुपए की, जो पिछले साल तक का था कमाई। अब सवाल यह है कि टैक्स देने के बाद भी अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग कमा रहे हैं, और इन जगहों पर कर्मचारी जो काम करते हैं, मसलन कॉन्कर में करते हैं तकरीबन 1463 कर्मचारी, शिपिंग यार्ड में काम करते हैं लगभग 6,252 कर्मचारी, हजारों की तादाद में BPCL में काम करते हैं 12,157 कर्मचारी। इसी तरीके से पूरे PSU के भीतर में अगर 11.5 लाख लोग काम करते हैं, तो अगला सवाल यह होगा कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बेच देंगे तो फिर इनका होगा क्या? क्योंकि जैसे हम लोग देखना शुरू करें कि सिर्फ एक कंपनी अपने आप में नहीं होती है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है 1950 में बनी थी, और उसकी रेवेन्यू आज की तारीख में 3,905 करोड़ से ज्यादा की है। उसके साथ सब्सिडरी कुछ कंपनी जुड़ी होती है, सेल जुड़ी हुई है, शिपिंग कॉर्पोरेशन भी जुड़ा हुआ है, कोस्टल शिपिंग कॉर्पोरेशन भी जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से जो भारत पेट्रोलियम है, उसका तो एक लंबा इतिहास रहा है। 1891 उस समय रंगून ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी थी, वहां से वो निकल कर आई है, जो 1928 में एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी बनी, और 1976 में BPCL के साथ इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, और इसका रेवेन्यू आज की तारीख में 3,42,916 करोड़ का है। टोटल एसेट जो इसके पास है 1,36,930 करोड़ के। यह स्थिति कमोवेश हर किसी की है। कॉन्कर भी अपने आप में कुछ नहीं है, कॉन्कर ज्यादातर रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है, वो माल ढोने का काम करता है। और रेलवे का बजट जब आप निकाल कर देखिएगा तो उसमें आपको नजर आएगा कि रेलवे को प्रॉफिट जो है कार्गो से ही हो रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट कॉन्कर ही दे रहा है। तो क्या होना चाहिए? सरकार को जिम्मेदारी लेने की दिशा में बढ़ना होगा, और अगर वो नहीं बढ़ेगी, और हमें डर ये लगता है कि जो स्थितियां हैं इससे पहले की, हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं इन बातों का क्योंकि 2014 के बाद एक सोच इस देश के भीतर में बदली है। पूंजी को लेकर बदली है। हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं किया, हम लोग मार्केट में पैसा लगाने की स्थिति में लगातार आते चलेगा। और हम लोग हर कोई जानते हैं कि किस तरीके से सरकार ने कॉरपोरेट में भी अपने मित्रों को चुना, उनको लाइसेंस। इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि जिन कंपनियों को सेल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, वह जिस प्रोडक्ट को बनाती थी, उस प्रोडक्ट को बनाने का लाइसेंस अपने कॉरपोरेट मित्रों को इस दौर में दे दिया गया। अब आप
कल्पना के बाहर की चीज है कि जो सरकार के मातहत चीज चल रही थी उसने प्राइवेट सेक्टर में अपने मित्र कॉर्पोरेट्स को क्यों दे दिया। यहां तक कि ऑयल बनाने की कंपनी भी इस दौर में खत्म कर दी गई और ऑयल बनाने की कंपनी में प्राइवेट सेक्टर निकल कर आ गया। वह तो अपने प्रॉफिट को कमाएगा, तो देश की स्थिति कहां आ गई। और अब तो देश की स्थिति सामने संकट में आ रही है। जरा समझने की कोशिश कीजिए, पहले डिसइन्वेस्टमेंट को समझ लीजिए, फिर उसके बाद कंपनियों की पूरी फहरिस्त आपके सामने रख देंगे। इस देश में 91 के बाद से जो भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें अगर नरसिम्हा राव के दौर में चले जाइएगा, आप कहेंगे उस समय रुपए की कीमत कम थी, लेकिन कितनी भी कम थी, वो उन्होंने सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट किया था 53,000 करोड़ का। वाजपेयी जी के गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया 98,000 करोड़ का। मनमोहन सिंह 10 साल रहे, उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किया 1,73,000 करोड़ का। और मौजूदा वक्त की सरकार को 6 साल हो चले हैं, इस 6 साल में उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किया है 3,61,713 करोड़ का। यानी ओवरऑल अगर डिसइन्वेस्टमेंट 91 से लेकर 2020 तक हम देखेंगे, 20 तो शुरू हुआ है, सब कुछ ठप है, 19 तक देखिएगा तो इस देश में टोटल डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है 6,91,991 करोड़, यानी लगभग 7 लाख करोड़। इसमें से मैक्सिमम 3,61,000 करोड़ सिर्फ इसी 6 साल में हुआ है। सवाल है कि एक तो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है कंपनियां बंद भी कर दी जाती हैं पूरी तरीके से, और मैक्सिमम पीएसयूज का जो लिक्विडेटेड किया गया, जिन्हें खत्म कर दिया गया, वो संयोग से सबसे बड़ी फेरिस्त जो है वह इसी दौर की है। 23 कंपनियों को इस 6 साल के भीतर में बंद किया गया। और हम जब कंपनियों के अब नाम पढ़ने वाले हैं तो आप सोचते चले जाइएगा ये लोग किस प्रोडक्ट को बनाते थे, और फिर जरा यह भी सोचिएगा, कभी अपने लैपटॉप पे जाके देखिएगा और नेट पर समझने की कोशिश, कौन कौन कंपनियों ने इन्हीं कंपनियों के बनाए हुए प्रोडक्ट को अब अपने तौर पर शुरू कर दिया। उसमें आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। एचएमटी भी इस देश में बंद हो गई, तो घड़ी आजकल कौन बनाने लगा है, या किसकी घड़ी ज्यादा बिक रही है। और एचएमटी की घड़ी एक वक्त सिर्फ एचएमटी ही थी इस देश के भीतर में, वो क्यों बंद हो गई? वो बंद हुई है 2016 में, लेकिन उसके इतिहास में हम चलें उससे पहले 2015 में 2 कंपनियां बंद हुई, हिंदुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स। 2016 में 11 कंपनियां बंद हुई, जिसमें एचएमटी भी थी, जिसमें हिंदुस्तान केबल लिमिटेड था, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड था, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड था, टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था, हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसी का हम जिक्र कर रहे थे। सोचिए, खाने वाले तेल को कौन आजकल बना रहा है, कौन बेच रहा है, बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, मित्र कॉरपोरेट ही है सत्ता का। लेकिन हमने जो अपने तौर पर हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल कॉरपोरेशन खड़ा किया था उसको हमने बंद कर दिया। त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स, बर्ड्स जूट्स एंड एक्सपोर्ट, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, क्रेडा एचपीसीएल बायोफ्यूल, एचटीसीएल यानी स्पाइस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें हमने बंद कर दी। बात रुकी नहीं, 2017 में 5 बड़ी कंपनियां और बंद की। तमिलनाडु गुड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी, प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन यानी पीईसी, एल्जिन मिल्स, असम कॉरपोरेशन। ये सारी चीजें जब हम लोग बता रहे हैं, आपके सामने जब लेके आ रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि इस कंपनियों के भीतर जब हम लोग झांकते हैं और जब लिस्ट मौजूदा वक्त के डिसइन्वेस्टमेंट की देखते हैं तो कुछ सवाल जहन में आते हैं। क्या भारत सरकार की इकोनॉमी अभी तक उस पूंजी से चल रही थी जो उसे टैक्स से चाहिए, जो उसे कमीशन में चाहिए, जो उसे अपने कॉरपोरेट मित्रों के जरिए चाहिए? मौजूदा वक्त की स्थिति यह है कि लौट चलिए फिर से उसी दौर में जो नेहरू का दौर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें करना है। तो मौजूदा वक्त में जो दुनिया के अलग अलग जगहों से भारत में माल आता है, जिसमें चाइना और अमेरिका का भी माल आता है, अलग अलग जगहों से दुनिया भर के, इन 2 देशों का नाम लेना जरूरी है क्योंकि हमारी इकोनॉमी इन दोनों देशों के बीच आकर अटक सी जाती है। हम अपने यहां प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, जो लंबी फेरिस्त है नवरत्न की, महारत्न की, मिनी रत्न की, उसमें जब हम झांक कर देखते हैं तो कमोवेश सारी कंपनियां ऐसी हैं अपने तौर पर जो कि इस देश से जुड़े हुए हर उस प्रोडक्ट को बनाने की स्थिति में आ सकती है जहां पर भारत अपने आप में प्रोडक्शन करे। इसको हमने जब रीड करना शुरू किया, या आप लोग भी जब रीड करेंगे, तो आपके सामने 3 सवाल आएंगे। भारत में लाइसेंसी राज अभी भी है, भारत में लाइसेंसी राज के ऊपर सत्ता का राज अभी भी है,
भारत के भीतर किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि भारत सरकार ने दुनिया से पूंजी लगाने के लिए लोग आ जाए उनके लिए एक रास्ता साफ जरूर किया, लेकिन यह अभी भी सपने में उड़ने के समान है कि चाइना से जो कंपनियां भाग रही हैं वो भारत आ जाएगी। भारत की अपनी जटिलता इसकी इजाजत नहीं देती है। उसकी सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल सिचुएशंस है, उसकी सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल फिलॉसफी है। कल तक आरएसएस चीन का विरोध करता था, कल तक आरएसएस अपने स्वदेशी कल्चर की बात करता था, कल तक आरएसएस जिस सोच को वाजपेयी जी के दौर तक बात करते रहा वो मोदी के दौर में आके चीजें उल्टी हो गई, क्योंकि मोदी कंफर्टेबली ज्यादा पावरफुल तरीके से आरएसएस को ही चलाने लगे, तो भीतर का स्थिति नाजुक हो गई। लेकिन आज की स्थिति यह है कि भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस का संगठन है वह भी शोर मचा रहा है कि स्थिति संभालिए, नहीं तो आपके हाथ से चीज निकल जाएगी। इसका मतलब यह है कि लॉकडाउन के बाद भारत सरकार को जिम्मेदारी अपने पीएसयूज की ही ले ले। अगर जितनी भी क्षेत्र की कंपनियां हैं, तकरीबन 143 कंपनियां हैं, उन 143 कंपनियों का भार अगर भारत सरकार उठाने को तैयार हो जाए, और एमएसएमई तो अपनी जगह पर पैसा सरकार ने दिया है, वो छोटी छोटी कंपनियां चल रही है, लेकिन बड़े तौर पर अगर रोजगार देते हुए, इनकम बढ़ाते हुए और खुद अगर डेवलपमेंट करना शुरू कर दें, तो हमें नहीं लगता है कि भारत के सामने कोई मुश्किल है। लेकिन सवाल है कि अपना लोभ आपको कम करना होगा, लालच कम करनी होगी, और इस देश के बारे में पहले सोचना होगा, बनिस्बत की पैसा इस मार्फत आएगा, फिर किस रूप में, चुनाव के समय पैसा कौन देगा, और उसकी पॉलिटिकल फंडिंग क्या होगी, उस फंडिंग का चुनाव में कैसे लगाएंगे। सत्ता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इन सरकारों की फिलॉसफी एक ही है। सारी फिलॉसफी ठीक है, लेकिन तभी तक ठीक है जब सत्ता हमारे पास रहे, और सत्ता हमारे पास रहे इसके लिए कोई भी मंत्र चलेगा। और उस मंत्र का मतलब यह है कि हमारे हाथ में ताकत रहे तो हम ताकत के साथ उसको खरीदेंगे, ताकत के साथ अपने हिसाब से चलाएंगे। संकट यहीं से शुरू है, और जब तक वह चीजें नहीं टूटेंगी सरकारें जिम्मेदारी नहीं लेंगी। इसीलिए देखिए, पेट्रोल की कीमत दुनिया भर में सस्ती, यहां पर महंगी हो गई। जो जरूरत की चीजें हैं वो महंगी कर दी जाएगी। हां, अनाज महंगा नहीं होगा, चावल गेहूं गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हम नहीं देंगे। जो इनपुट महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, फर्टिलाइजर महंगा हो गया, सिंचाई के लिए हमको पंपिंग करनी पड़ती है, उसमें जो डीजल लगता है वो महंगा हो गया, ट्रैक्टर महंगा हो गया, वो सस्ता नहीं होगा। इनपुट महंगा होते जा रहा है। किसान खुदकुशी चाहे कर ले इस देश के भीतर में, लेकिन सत्ता और सरकार हमारी रहनी चाहिए। ये मंत्र को तोड़िए, इस मंत्र को तोड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।